साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में आपको हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। चलिए इस क्लास में हम आपको जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि यूपी टेट 23 फरवरी 2014 के महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। प्रश्न जो है 23 फरवरी 2014 में पूछा गया था। पेपर आपको हम यूपी टेट मैथ्स पेपर 2 का सॉल्व करा रहे हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये हमें प्रश्न में किस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लेट कर लीजिए। भाई लेट कर लिया हमने कि जो पिता की आयु है, जो इसमें पिता की आयु है उसे आप लेट कर लें। वो हमारी हो जाती है कि हमने x वर्ष लेट कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पुत्र की आयु है, पुत्र की जो आयु होगी उसे हमने लेट कर लिया कि वो हमारी क्या हो जाती है, y वर्ष हो जाती है, ठीक है। पिता की आयु लेट कर ली, पुत्र की आयु लेट कर ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया है? पहला प्रश्न क्या कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। पहला कंडीशन बना पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी कि पिता की आयु हो गई x इजिकल टू 6 गुना किसका होगा, पुत्र की आयु का। पहली इक्वेशन बना लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या कहता है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x में 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, y + 4 हो गया। कंडीशन क्या कहता है, 4 गुनी हो जाएगी किसका, पुत्र की आयु का। ये हमारे पास में ये दूसरा इक्वेशन बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ आपको, देखिएगा x की वैल्यू कितनी है, 6y है। तो यहाँ रख दीजिए भाई 6y + 4 हो गया इजिकल टू 4। यहाँ पर कितना है भाई, y + 4 तो ये है ही, इसे सोल्व कर लीजिए। 6y + 4 तो ये है ही, ये कितना बन गया, 4y + कितना हो गया, 16 हो गया। ये इधर आ गया, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो 6y में से 4y लेस हो गया, इधर क्या हो गया, 16 में से 4 माइनस हो गया। क्या बच गया, 2y बच गया। 2y का मतलब कितना बच गया हमारा, 12 × 4 = 16 होता है। तो y का आंसर निकाल लिया आपने, 12/2 हो गया। 2 से हमने 6 बार काट दिया, तो y का आंसर तो 6 आ गया। अब x का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को यूज कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट में चाहिए, क्या प्राप्त होगा भाई, x इजिकल टू कितना, 6y। y का आंसर कितना निकला, 6। 6 6 36 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। x की वैल्यू 36 है, यानी कि जो 36 यानी कि 36 वर्ष तो आ गई किसकी, पिता की आयु आ गई, ठीक है। और 6 वर्ष जो आ गई, 6 साल जो आ गई, वो किसकी आ गई, वो पुत्र की आयु आ गई, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या बन जाता है, आंसर बन गया ये। भाई पुत्र और पिता की पूछा, पुत्र की कितनी है 6, पिता की कितनी है 36, तो 6 और 36 यानी सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अगर हम पासे की बात करते हैं तो पासे में पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, ठीक है। पासे पर जो कुल अंक होते हैं, आपने पासा देखा होगा तो उस पर कुल अंक कितने होते हैं भाई, 1 लिखा होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। पासा मतलब डाई की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भाई, 2 है, 3 है और 5 है,
3 ही तो है, 2 है, 3 है और 5 है। काउंटिंग की बात आएगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो कितने अंक आए यहाँ से यहाँ तक? 3 अंक मिले आपको, ठीक है। कितने मिले अंक? 3 अंक। कितने में से मिले? टोटल कितने हैं? 6 अंक हैं। 6 अंक में से 3 अंक आपको अभाज्य अंक मिल गए आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6। तो 3 से और 3 दूना 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई? 1/2 आ गई। कितनी आ गई? 1/2 आ जाती है। 1/2 कहाँ चला गया? सी पार्ट के साथ में। सी बन गया आपका राइट आंसर। पेपर 23 फरवरी 2014 का सोल्व करा रहे, यूपी टेट मैथ पेपर 2। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? हाँ, अगला प्रश्न हमारे पास में ये दिया हुआ है कि कहता है कि यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, तब समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या जहाँ कोई भी उपसमुच्चय रिक्त नहीं है, यानी रिक्त उपसमुच्चय नहीं है, वो आपको फाइंड करनी है। देखिएगा, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। ये नहीं कि एन की क्वांटिटी जो है, एन की वैल्यू क्या दिखा रखी है? नंबर ऑफ जो हमारे पास में है अवयव है वो कितने हैं? 5 है, ठीक है। 5 हमारे पास में अवयव दिखा रखे हैं। उप समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय नहीं है, तब एक में उप समुच्चयों की संख्या जो निकालनी होती है, उप समुच्चयों की संख्या जो निकालनी, उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। उप समुच्चयों की अगर हमें संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-1 होता है। इसमें रख दीजिएगा, जहाँ n क्या है? n हमारे पास में क्या है? n a के जो अवयव हैं, यानी कि जैसे यहाँ क्या a के 5 अवयव है ना, तो a के जो अवयव हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 की पावर 5-1, 2 की बार 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 मिलेगा। 32 में से 1 घटा दीजिएगा, कितना आ गया? 31। 31 आ गया, 31 आपका आंसर हो गया जी। कहाँ चला गया? डी पार्ट के साथ में। डी हो गया 16। क्लियर हुआ? आंसर आ गया 31, डी पार्ट आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि x-2 किसका? x का क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस 16 का एक गुणनखंड है तथा b = 4a है, तब a और b के मान क्रम से क्या होंगे? देखो, हमारे पास में मान लेते हैं कि भाई आपको px = दे रखा है। क्या दिख रहा है? x³ पॉलिनोमियल दिया कोई, प्लस ax² प्लस ऑफ bx और प्लस ऑफ 16, ठीक है। अभी कहता है कि x-2 इसका क्या है? x-2 इसका एक फैक्टर है। इफ़ अगर x-2 इज फैक्टर ऑफ px, ये लिख देंगे। इफ़ अगर x-2 इज ए क्या बन गया? फैक्टर ऑफ px, देन क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो x-2 बराबर 0 रखा जाएगा। तो x का आंसर 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर x का आंसर 2 निकला, अगर x-2 एक फैक्टर है, तो उसमें हम क्या रखेंगे कि p ऑफ x को आप 0 लेके चलें, तो वहाँ से आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी। और उसमें इस इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर दें? x को 2 पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने px = निकाली है, x = 2, देन वी गेट प्राप्त क्या होगा भाई? ये तो बन गया 0, ये तो ले लिया हमने 0। x की क्यू का मतलब क्या? 2 की पावर 3 हो गई, प्लस a ऑफ कितना हो गया? 2 की पावर 2 हो गया, प्लस b मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 2 हो गया, प्लस 16 हो गया। ऐसा बना। तो 0 = कितना? 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 दूना 4a हो गया, ठीक है, प्लस कितना? 2b हो गया, और प्लस का कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 और 8 जोड़ दिया, 24 बन गया हमारे पास में। तो 24 को उधर ले जाइए, तो क्या बन गया? 4a प्लस 2b = में माइनस का 24 हो गया। b का आंसर दिखा रखा है। b = क्या? b = है 4a। क्या है? देयरफॉर b = कितना है? b = है 4a। तो b की जगह क्या रख दीजिए? 4 रख दीजिए। तो 4a प्लस कितना? 2 × कितना आ गया? 4a में इसकी जगह
इज इक्वल टू माइनस का 24 हो गया। अब 4a तो ये है ही, 8 है यहाँ से आ गया, -24 बन गया। अब जब ये आपका -24 बन गया है और इनको हमने जोड़ दिया तो कितने बन गए, ये 12a बन गए। 12a इज इक्वल टू -24 बन गया। तो एक आंसर निकालेंगे तो -24/12 कर देंगे तो 12 दूनी 24 होता है। तो एक आंसर कितना आएगा, -2 आ गया। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे आप, भाई b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 4a लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू a का मान था -2 है, कितना हो गया, -8 आ गया। तो b का आंसर कितना आ गया, -8, a का कितना आंसर आ गया, -2 आ गया। तो कितना आ गया, -2 पे -8 बन गया। -2 पे -8 कहाँ है, सी पार्ट में, -2 और -8 आंसर बन गया आपका सी पार्ट। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर CTET और UPTET दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 को हम यहाँ पर सोल्व कराते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। गणित की तैयारी के लिए आप स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये UPTET 2026 के लिए पहली क्लास है। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस सेट जो है फर्स्ट है, पहला प्रैक्टिस सेट है हमारे पास में। इससे पहले हमने आपको CTET, ठीक है, CTET जो आपका दिसंबर 2026 में, दिसंबर 2025 में हो सकता है, तो वो आप इसके लिए हमने आपको इसमें जो क्लास दी हुई है, क्लास 1 to 5 वीडियो, हमने 5 वीडियो हमने डाल दी हैं, जो हमारे पास PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। 2011 से लेके 2024 तक के जो प्रश्न आए हुए हैं, उन पर हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो हमने डाली हुई है CTET एग्ज़ाम 2025 के लिए। ठीक है, तो आप उनको चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम UPTET के लिए भी पेपर 1 और पेपर 2 यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर की वीडियो अपलोड करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिस भी साल में एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इट मीन्स ये नंबर 5 आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 23 फरवरी 2014 में। प्रश्न आया था कि दिए गए चित्र में अगर L पैरेलल टू M है तब X का मान क्या होगा। भाई L लाइन ये रही, M लाइन ये रही, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये एंगल 60 का है, ये एंगल X दिखा रखा है, इस एंगल को थीटा कहा गया है, इसको 80 डिग्री दिखा रखा है। X का मान पूछा गया है, X मतलब इस वैल्यू का नहीं, इस एंगल का वैल्यू पूछा गया है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। ठीक है, देखिएगा अगर हमारे पास में L लाइन पैरेलल टू M है तो एंगल जो थीटा है, एंगल 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो थीटा एंगल है ना, ये भी 60 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या हो गए, एकांतर कोण बोलते हैं इनको, एकांतर कोण हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये एकांतर कोण हो गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इन ए ट्राइंगल ऑफ ABC में क्या कहते हैं भाई X डिग्री हो गया प्लस 60 आ गया इसका आंसर, तो प्लस 80 डिग्री ये दे ही रखा है, इज इक्वल टू 100 किसका होता है, 80 होता है। ठीक है, 8 6 14 हो गया, X प्लस 140 हो गया, बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। 100 X की वैल्यू निकालनी है आपको, 180 में से क्या कर दीजिए, 140 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो X का आंसर कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ठीक है, 40 डिग्री कहाँ चलेगा, C पार्ट के साथ में, C आपका आंसर बन गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दिए गए चित्र में एंगल AOB 40 डिग्री का है, एंगल AOB, ठीक है, OAB जो है, OAB यानी ये एंगल 40 डिग्री का है। तब आपको एंगल ACB यानी इसको निकालना है। ठीक है, इस एंगल को आपको फाइंड करना है। ठीक है,
चलेगा। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, देखो यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। इस सर्किल के लिए क्या है, रेडियस है दोनों, ठीक है, रेडियस है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो ओ ए बी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो ये वाला एंगल भी कितने का निकल के आ गया, 40 डिग्री का निकल के आ गया, इस वजह से, ठीक है। यही बातें हमें यहाँ पे लिखनी है, गिवन पॉइंट में जो दिया हुआ तो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या देखो हमारे पास में इन ट्राइंगल ओ ए बी में क्या है कि भाई ओ ए बराबर ओ बी है, क्यों है, क्योंकि रेडियस है, क्या है, क्योंकि रेडियस है, सर्किल की रेडियस है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया कि भाई हमारा जो एंगल ये है आपका एंगल ओ बी ए, एंगल जो ओ बी ए है वो भी कितने का हो गया, 40 डिग्री का ही हो गया, ऐसा हो गया। तो 40 40 80 ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो इन ट्राइंगल जो ओ ए बी है क्या होता है कि भाई हम इसको मान लेते हैं ये x डिग्री का है, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल x प्लस 40 डिग्री और प्लस 40 डिग्री मिलके हमारा 180 बना देंगे। 40 40 कितना होता है, 80 होता है। x प्लस 80 जो है वो हमारे पास में 180 के बराबर हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 180 में से आपने 80 को माइनस कर दिया, कितना बना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई, x 100 डिग्री का निकल के आ गया। अच्छा, अब x आपके पास में कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री निकल के आ गया। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, जैसे कि ये O है, ठीक है, केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का, परिधि पर कौन बना हुआ, ठीक है, परिधि पर कौन बना हुआ, वाई एंगल बना हुआ, ए सी बी बना हुआ। परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर कहें तो क्या, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कहें तो क्या होगा कि जो एंगल आपका ए ओ बी है, ए ओ बी है, दुगना होगा एंगल ए सी बी का। वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी परिधि पर बना हुआ कोण होता है, परिधि का जो कोण होता है केंद्र पर बने कोण का फिर आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल ए सी बी निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, एंगल ए ओ बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो गया। आधा से मतलब क्या हुआ, 100 का हाफ हो गया, 100/2 कर दीजिए, कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया। बस यही पूछा गया था कि एंगल ए सी बी बताइए कितने का होगा, तो वो 50 डिग्री का होगा। थ्योरम याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। कितना आ गया था आंसर, 50 डिग्री आ गया था। थ्योरम यही है कि ये जो सेंटर पे कोण बना हुआ है, सेंटर पे जो कोण बना हुआ है जो ए ओ बी है, ठीक है, और ये जो आपका परिधि बना हुआ कोण है, तो हमारा परिधि बना हुआ कोण सेंटर का आधा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ए सी बी 50 डिग्री निकल के आ गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। ये कहते हैं यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप बताइए क्या होगा, परिमाप बताइए क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। क्षेत्रफल दिखा रखा है, क्षेत्रफल क्या है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है, समबाहु त्रिभुज चल रहा है। कौन चल रहा है, समबाहु त्रिभुज चल रहा है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई ये समबाहु त्रिभुज हुआ, अगर मान लिया इसकी सारी भुजाएं मतलब बराबर होती हैं, ठीक है, मान लिया ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं क्या होगी, ए हम ले लें इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रत्येक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भाई हम समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला जो होता है वो √3/4 इंटू साइड की पावर 2 होता है, भुजा घात 2 होता है, तो ए स्क्वायर बन गया। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 16√3 क्वेश्चन में दे रखा है इजिकल टू √3/4 और ए स्क्वायर, इतना हो गया। हमें क्या है, हमें तो ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालना क्या होगा, 16√3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई √3 से √3 कट गया, 16 चौका 64, एक्स स्क्वायर इजकल टू 64, यानी ए स्क्वायर इजकल टू 64। ए निकालना है तो √64 कर देंगे, 64 का रूट 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। भुजा निकल के आ गई, एक आंसर निकल के आ गया, ए इजिकल टू
8 यानी भुजा निकल के आ गई, 8 सेंटीमीटर की भुजा आपकी निकल के आ गई। हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप चाहिए। क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का हमें क्या चाहिए था, परिमाप चाहिए था। तो कितना होता है, 3 गुना भुजा होता है। ठीक है, भुजा कितनी निकल के आई आपकी, अभी भी निकाला 8 सेंटीमीटर निकल के आई। तो 8 दिया 24 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, परिमाप हो जाता है। क्या हो गया, परिमाप 24 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन का आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, यानी 24 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38, 29 का बहुलक क्या होगा। यानी हमसे मोड पूछा गया है। मोड क्या होता है, ये सीधा सा पॉइंट होता है कि जिस वैल्यू की बार बार आवृत्ति हो रही हो, किसी भी श्रृंखला का बहुलक वह संख्या होती है जो श्रृंखला में अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया, देखो 38 यहाँ पर भी, 38 यहाँ, और कोई संख्या ज़्यादा बार नहीं आई है। तो सीधा सीधा आंसर हो गया कि भैया मोड बराबर 38 हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, आंसर बन गया था, बी पार्ट में आंसर चला गया, मोड बराबर 38। ठीक है, 38 बहुलक होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये कहता है कि बहुपद दिखा रखा पी एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 को जब x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 आता है। शेषफल 19 आता है, यानी जब इसका एक विभाजित किया जाता है इसको, तो यानी कि जिससे विभाजित होगा वो उसका एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। अगर विभाजित हो रहा है तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया है कि पी एक्स इजकल टू दिखा रखा है एक्स की पावर 4 है, माइनस का 2x का क्यूब है, प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का ax है, प्लस का 3a माइनस 7 है। इफ़ अगर हम ये कहें कि भाई x प्लस 1, ठीक है, इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का होगा, देन तो वैल्यू क्या होती है कि भाई x प्लस 1 जो है वो बराबर 0 आएगा। नहीं, x की वैल्यू कितनी होगी, -1 आएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, पी एक्स को हम 0 लेके चलेंगे, तभी तो हम x की वैल्यू रख पाएंगे उसमें। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास में क्या होगा, पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, 0 क्यों लेके चलेंगे, कहते हैं ये तो 19 तो शेष ही फल ही है, 19 तो शेष फल है इसके अंदर, 0 लेके ना चले फिर। ठीक है, 19 तो शेष फल ही है भाई। जब x -1 रखेंगे x की वैल्यू को, और ये कहता है 19 शेषफल है, 19 क्या शेषफल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच तो रहा है पीछे कुछ भी, 19 बच रहा है, तो कह रहा है कुछ 19 बच रहा है, तो x को -1 रख दीजिए, बराबर 19 के रख दीजिए। भाग देने पर 19 शेष बचता है ना, तो 19 शेष बचता है, तो इसका मतलब क्या हो, उसको हम रखेंगे इस इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए x इजकल टू -1। ठीक है, पुट कर दिया हमने x इजकल टू -1। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलिएगा, तो ये -1 पुट किया, तो भाई ये तो क्या है कि -1 की पावर तो 4 हो गई। ठीक है, -2 इंटू -1 की पावर 3 हो गई, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गई, माइनस a मल्टीप्लाई बाय कितना है, -1 है, प्लस 3a माइनस 7, और किसके इक्वल चल रहा है, 19 के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से तो क्या है, -1 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 1 ही बनेगा, 1 ही बनेगा। ये -1 आएगा तो 1 प्लस 2 हो गया, यहाँ से स्क्वायर करेंगे प्लस का बच जाएगा, 3 रह गया, माइनस का कितना आएगा a, और -1 तो प्लस का a बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 a पहले से है, -7 हो गया, बराबर 19 रख दिया। यहाँ तक सोल्व हो गया, यहाँ तक सोल्व हो गया हमारे पास में। तो देखो कितने बनते हैं, 3 और 1 कितना, 4 a, तो ये बन गए। ठीक है, अब इजकल टू ले लीजिए, यहाँ 7 है, 3 2 5 और 1 6, माइनस का क्या बनेगा 1, माइनस के उधर चला गया, तो 19 में इधर जाके 1 जुड़ गया, तो क्या बन गया 20 बन गया। तो 4a का आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। तो a का आंसर कितना बना, 20/4, यानी 4 पंजा 20, तो a का आंसर कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, एक आंसर 5 निकल के आ जाता है हमारे पास में। एक आंसर 5 कौन सा हो गया, इट मीन्स, ठीक है। हाँ, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ ए,
ऑफ ए, ये और ऐड कर लीजिए, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर हमारा शेषफल 19 आता है तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए, नहीं ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक आंसर कितना आ गया, 5 निकल के आ गया, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन था। ये 23 फरवरी 2014 का पेपर आपको सोल्व करा रहे हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए। अगले प्रश्न में आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था कि पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टे शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या पूछ रहा है, गोलियों की संख्या पूछ रहा था। अब मान लिया ये जो गोलियों की संख्या है ये आपने n मान लिया गोलियों की संख्या n है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है भाई? देखो हम कहते हैं, सबसे पहले कहता है कि 1/4 हो जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जो पॉट दिखा रखा है, ये शंकुआकार बर्तन जो है, यानी कि कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ कौन, जो शंकुआकार बर्तन है उसका 1/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में भाई, गोलियों का जो हमारे पास में आयतन दिखा रखा है उसमें गोलियों की संख्या की मल्टीप्लाई कर दो। गोली कैसी होती है, गोली कैसी होती है हमारे पास में, स्पेरिकल तो होती है, स्पेयर की बात कर रहे हैं, स्पेयर, इसकी रेडियस कितनी होती है, r होती है। तो कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बन गया सीधा सीधा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, n कर दिया। n गोलियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, n गोलियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बन गया भाई, 1/4 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। इजिकल टू क्या बन गया, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया, मल्टीप्लाई बाई n बन गया। देखो पाई भी गायब हुआ, ठीक है, ये r स्क्वायर कट जाएगा, एक r रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा हमारे पास में भाई, ये अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं भाई, यहाँ से एक r रह जाएगा, ये कटेगा इससे तो एक r रह जाएगा, बस ये वाला r रह जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, h/4 इजिकल टू 4r मल्टीप्लाई बाई n, कितना बना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या एंड रेडियस है वो कितनी है हमारे पास में, कितनी है, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर दिखा रही है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। और रख दीजिएगा, क्या निकालना है, एनी तो निकालना है, एनी तो निकालना है। तो कितना हो गया, h/4 × 4r, 4 × 4r हो गया हमारे पास में। अच्छा रेडियस कितनी, अच्छा प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 है। अच्छा ये अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो, प्रत्येक गोली की बात कर रहा है, ये जो प्रत्येक गोली की बात कर रहा है ये 0.5 की बात कर रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास दोनों तरफ आ रहा है ना, ये हम r इसको कहते हैं r1 कह लें, इसको r2 कह लें, उससे ज़्यादा थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये r2 है एक्चुअल में 0.5, जिसे r2 के रूप में आप 1/2 सेंटीमीटर लिख लेंगे, इसे आप r2 मान लो, ठीक है, ये भी r2 बन जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा हाँ r2 बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे इसको सोल्व इस तरह से करना है, एक्चुअल कटना नहीं है इसको, मैं तो आपको इसको एक बार फिर सोल्व करके दिखा देते हैं। काटना नहीं है कि एक्चुअल में दोनों रेडियस अलग अलग दिखा रखी हैं, दोनों रेडियस अलग अलग दिखा रखी हैं, इसको काटना नहीं था एक्चुअल में, रेडियस दोनों अलग अलग दे रखी हैं। ये हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि भाई हमारे पास में जो, इसको हम लेट कर लेते हैं भाई, इसके लिए जो हमारे पास में 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पाई r1 स्क्वायर h हो जाए, और ये हमारा 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू n हो जाए, ऐसा होगा। तो ये 3 से 3 तो कटेगा और पाई से पाई भी कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रेडियस r1 जो है हियर
R1 जो है वो है 5 सेंटीमीटर और R2 जो है वो 0.5 सेंटीमीटर और H जो है वो कितनी है, H जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऐसे दिखा रखा है। ठीक है भाई, कोन का अलग है रेडियस और हाइट, ठीक है, और गोले का अलग है, गोले का हो गया R2, इसका हो गया R1, ठीक है, हाइट हो गई यहाँ H। तो ये R1 अलग है और हाइट अलग है और R2 अलग है, यानी गोली का अलग है स्पेयर ग्रुप में, कोन का अलग है। कोई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। हाँ, पहले वाले तरह से नहीं, ऐसे सोल्व करना है। तो ये कितना हो गया हमारे पास में भाई, R1 स्क्वायर H/4 इज इक्वल टू 4 R2 स्क्वायर इंटू N। अब ये R2 का मतलब है, R2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। R1 का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, देखो R1 से मतलब कितना हुआ, R1 से मतलब कितना 5 बजे 25 हो गया, तो 25 गुना 8/4 हो गया इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 तो कट गया और 4 दूना 8। भाई 4 दूना 8 हो गया हमारे पास में, हाँ 4 दूना 8 हो गया हमारे पास में। और ये कितना है 1/2, अच्छा 4/3 था यहाँ पर, 4/3 है, पाई R क्यूब होता है। तो ये जो क्यूब, सॉरी ये क्यूब होता है, क्यूब होने का मतलब है इसमें 2 दूनी 4 दूना 8 आएगा, 8 आएगा, 4 दूना 8, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन गया, क्यूब है ना ये, एक्चुअली R2 का क्यूब दिखा रखा है। तो ये कितना बन गया 25 गुना 2 दूना 4 हो गया इजिकल टू N आ गया। तो N की वैल्यू 2500 का 100 आ गई, कितनी आ गई 100 आ गई हमारे पास, N की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। हाँ, ये R की क्यूब है ना यहाँ पे, ये R की क्यूब है, तो यहाँ 1/8 रख देंगे हमारे पास में, तो ये N की वैल्यू से गोलियों की संख्या जो आ गई वो 100 आ गई, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रम से 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देती हैं। तो आप इसको समय बताइए, समय पूछ रहा है हमसे। देखो कितनी है, कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, 30 सेकंड दिखा रखा है और 45 सेकंड दिखा रखा है और 60 सेकंड दिखा रखा है और 120 सेकंड दिखा रखा है, 120 सेकंड दिखा रखे हैं। देखो इसको फैक्टर काट लेते हैं इसको जरा एक बार, 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार कट गया, 45 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, ये 30 बार कट जाएगा, 2 का बार 60 बार, 2 से फिर काट देंगे इसको, 15 गए छोड़ देंगे, 45 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे तो 30 बार, 2 से फिर कट जाएगा ये, 15 एज इट इज़, 45 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 2 से काटा तो 15 आ गया, फिर दोबारा से 2 से 3 बार कट गया। अब 3 से काटते हैं, 3 से 5 बार, 3 से कितना 15 थी 45, फिर 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से फिर कट जाएगा एक बार ये, 5 5 5 और 5, अब ये 5 से ही कटेगा और ये 1 1 1 आ जाएगा सबका, ठीक है। आ गया। तो हम यहाँ पे 30 45 60 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो हमारे पास में LCM लेंगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इतने सेकंड में आंसर आ जाएगा। कितना है 2 दूना 4 दूना 8 तो ये हो गया, 3 3 9 5 45, ठीक है। तो ये LCM जो निकल रहा है ये अभिष्ट समय निकल रहा है, ये जो LCM निकल रहा है ये क्या निकल रहा है, आपका समय निकल रहा है, अभिष्ट समय निकल के आ रहा है, तो ये अभिष्ट समय निकल के आ रहा है। तो कितना हो गया हमारे पास में आंसर आ गया 72 पंजे कितना होता है, 9 72 हो गया ना, 72 5 जा 360 होता है, 360 सेकंड में, ठीक है। 360 सेकंड आपको लगेंगे
तो ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती है तो सभी एक ही साथ लाल संकेत देंगी। कितने में? 360 सेकंड के बाद सभी लाल संकेत देंगी। तो इनका हमने क्या निकाल लिया? LCM निकाल लिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया था कि बिंदु -2 और -5, ठीक है, -2 और -5 का भुज क्या है। देखो, जब हम किसी भी वैल्यू को, किसी पॉइंट को, ऐसे बिंदु को लिख रहे हैं, कि मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है P x, y, तो यहाँ पर x को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भुज होता है, और y को लिखते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमसे भुज पूछा गया है। तो भुज की संख्या क्या बन गई? भुज क्या बन गया? -2 बन गया। कोटि क्या हो गई? कोटि -5 हो गई। ठीक है, हमसे पूछा भुज क्या होगा? -2 होगा। बी पार्ट आपका आंसर बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि संख्या 23583 AB 80 से पूर्णतः विभाज्य है तो A - B का मान क्या होगा। देखो, अगर कोई संख्या, यानी जो भी हमारे पास में संख्या दिखा रखी है, जो कि 2, 3, 5, 8, 3, A और B, ये किससे डिवाइड है? 80 से डिवाइड है। 80 से डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली बात B का आंसर 0 होना चाहिए। B का आंसर 0 होगा पक्का। ठीक है, तो हर में इकाई के स्थान पर 0 होगा, यानी B का आंसर तो 0 मिल गया। पक्की बात, B का आंसर 0 आ गया, यानी ये तो 0 हो गया। अब संख्या क्या रहेगी? यानी कि 2, 3, 5, 8, 3 A, यानी ये तो 0 बन गया बटे 80 डिवाइड होगा। 80 से डिवाइड होगा नहीं, ये तो B तो 0 हो गया। अब इसके जो लास्ट के 3 अंक हैं, लास्ट के जो 3 अंक है हमारे पास में है, यदि संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई दाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इकाई दाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 तो यहाँ कट गया भाई, 0 से 0 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब संख्या कौन बचेगी? संख्या बचेगी ये वाली 2, 3, 5, 8, 3 A बटे 8। अब इस पे बात करेंगे भाई, 0 तो कट गया। अब बात करेंगे इस वाले पे, इतने पे 808, 3 और A का आंसर क्या बने कि जो 8 से डिवाइड हो जाए। A का आंसर क्या बने कि जो 8 से डिवाइड हो गए। अगर A को आप 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं हमारे पास में, तो क्या बन गया? 832 बन जाएगा। 832 जो 8 से काट के देखो, 8 से कट गया, 3 आया 0, 8 चौक 32। ठीक है, हाँ कट गया पूरा, 108 बार कट गया। तो A का आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है? A - B फाइंड करना है। A का आंसर 2 - से 0 हो जाए तो 2 ही बचेगा। आंसर बन गया था कि भाई 2 आंसर आएगा। A पार्ट आपका राइट आंसर बन जाना था। क्लियर हुआ? 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, 14वां प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है? ये कहता है निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये जो वृत्त का केंद्र है, एंगल OCB का मान बताइए। एंगल OCB यानी इस एंगल की बात कर रहा है। अगर ये वृत्त का केंद्र है तो ये दोनों लाइनें क्या कही गई होंगी? रेडियस कही गई होंगी। रेडियस कही गई होंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या है? OCB की बात कर रहा है। OCB की बात कर रहा है। ठीक, हाँ। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया D है, तो यहाँ से क्या कर दिया? इसको मिला दिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया? इट मीन्स इसको मिला दिया। ये क्या बन गया? एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, बन गया। जो एंगल हमारे पास में A है, एंगल A कह लीजिए, BAC कह लीजिए, वो कितना है? 100 डिग्री का है। और चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है कि आमने सामने के एंगल जो है
यानी ये एंगल अगर हम मान लिए ये BDC एंगल जो है आमने सामने के एंगल का योग कितना होता है 180 होता है। तो यानी कि एंगल BAC प्लस एंगल BDC मिलके 180 बनाने चाहिए। तो एंगल BAC तो 100 है, 100 है, तो एंगल BDC कितना बन गया 180 में से आपने 100 माइनस कर दिया तो आ गया 80 डिग्री, यानी ये एंगल आ गया 80 डिग्री का। और फिर वही परिभाषा आएगी, ठीक है। परिभाषा क्या आएगी कि वृत्त पे बना हुआ कोण और सेंटर पे बना हुए कोण की परिभाषा आ गई। क्या होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है भाई, वृत्त के क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है, ठीक है, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। इस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल BOC है, एंगल BOC जो है वो कितना हो जाएगा, दुगुना ऑफ 80 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 160 डिग्री का आ गया, ये 160 डिग्री का आ गया। इन ट्राइंगल अगर आप BOC की बात करो तो OB बराबर OC है, क्यों है, क्योंकि रेडियस है, बराबर है। तो ट्राइंगल OBC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब ये एंगल 1 ये एंगल 2 मान लें तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। तो इन ट्राइंगल अगर हम BOC की बात कर रहे हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस कितना 160 डिग्री मिलके 180 डिग्री बनाएगा। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दुगुना ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू 180 में से उधर जाके 160 माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा। तो एंगल दुगुना जो है 20 का आधा हो जाएगा। एंगल 2 जो है वो 10 डिग्री का आ गया। और एंगल 2 क्या था, एंगल OCB ही तो था, वो 10 डिग्री निकल के आ गया और यही बन गया था आंसर। क्या बन गया, ये आंसर 10 डिग्री चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यदि संख्याओं P और तथा Q क्या है, P तथा Q एलसीएम तथा लेस है और मैस है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से, यानी ये LCM हो और ये HCF हो, क्रम से P तथा Q दो संख्याएं कौन है आपका, स्मॉल p तथा स्मॉल q का LCM और HCF क्रम से कैपिटल P और कैपिटल Q हो, यदि P माइनस स्मॉल p बराबर Q माइनस स्मॉल q माइनस कैपिटल Q, P माइनस स्मॉल p इक्वल टू स्मॉल q माइनस कैपिटल Q है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो सके दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इक्वल टू उन संख्याओं के LCM मल्टीप्लाई HCF के बराबर होता है। अगर मान लिया दो संख्याएं वे यहाँ के हिसाब से कैपिटल स्मॉल p और स्मॉल q है, ठीक है, स्मॉल p और स्मॉल q ऐसे लिख लो इस प्रकार से, स्मॉल p, ठीक है, मल्टीप्लाई स्मॉल q है, ठीक है। तो हमारे पास में कैपिटल P मल्टीप्लाई बाई, तो क्या बन गया भाई, P जो है हमारे पास में, P जो है वो कैपिटल P मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा। तो क्या PQ बराबर, यानी PQ बराबर कैपिटल PQ बन गया। ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, आपको मिल गया। चलिए क्वेश्चन के दिए अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है
कि P माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू Q माइनस स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। अब इसको तो ले आओ इधर, तो P प्लस Q कैपिटल में और Q प्लस P स्मॉल में, हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, कर दिया। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना हमारे पास में कि भाई कैपिटल P का स्क्वायर हो गया, कैपिटल Q का स्क्वायर हो गया, प्लस दुगना कैपिटल P कैपिटल Q इज इक्वल टू, ये कितना होगा, Q का स्क्वायर हो गया प्लस कितना होगा, P का स्क्वायर हो गया, प्लस दुगना कितना होगा, स्मॉल p और स्मॉल q। क्योंकि पहले से ही पता है कि ये दोनों बराबर हैं, कैपिटल Q और कैपिटल P और कैपिटल Q की मल्टीप्लाई स्मॉल p स्मॉल q है, तो ये पूरा पूरा ही कट गया, कट गया। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर माइन प्लस स्मॉल p स्क्वायर, ऐसा बन गया। मतलब इनके जो स्क्वायर हैं अगर माइनस में लें तो कैपिटल P स्क्वायर माइनस स्मॉल p स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q स्क्वायर माइनस कैपिटल Q बराबर होंगे। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये आंसर जो है वो बी पार्ट को फॉलो करता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेके चलें इसको, निकल गया ये आंसर कंप्लीट। चलिएगा अगले प्रश्न में आते हैं। ये कहता है ABCD के सीट्स की बात कर रहे हैं। ABCD के सीट्स एक वृत्त की परिधि पर है, ये रहा एक वृत्त की परिधि पर है ABCD जो है बना हुआ। AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है हमारे पास में। एंगल ADC जो है, एंगल ADC ये वाला एंगल जो है वो 130 डिग्री का है। तो एंगल BAC निकालिए, एंगल BAC इसको पूछा गया है, इसको निकालो कितने का होगा। देखो यहाँ पर क्योंकि ये वृत्त के पॉइंट हैं, ABCD वृत्त पर हैं, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD सॉरी क्यों नहीं D, ABCD ठीक है। तो ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या होगा भाई, चक्रीय चतुर्भुज तो आमने सामने के एंगल तो कितने बनाएंगे, 180 होंगे। यानी ये ADC एंगल ADC प्लस ऑफ एंगल ABC मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो एंगल ABC कितने का आ गया भाई, ये तो कितने का है, 130 का है। तो 180 में से क्या हो गया, 130 माइनस हो गया। तो एंगल ADBC कितने का रह गया, एंगल ABC कितने का रह गया, 50 डिग्री का रह गया। यानी ये 50 का निकल के आ गया। क्लियर हुआ। हाँ ABC जो है वो कितने का निकल के आ गया, 50 डिग्री का निकल के आ जाता है। देखो क्या है कि ये जो एंगल है ACB जो है ये वाला एंगल, ये कितने होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि जो हमारे पास में अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो एक समकोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। ये भी थ्योरम है। तो एंगल ACB जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो हम इन ट्रायंगल ABC में दिखा सकते हैं कि जो हमारा एंगल BAC है प्लस ये 90 डिग्री, ये कितना 50 डिग्री मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। 9 5 14 होता है, 140 बन गया। तो एंगल BAC कितने का आ गया, 180 में से 140 माइनस हो गया। तो एंगल जो BAC है वो 40 डिग्री का निकल के आ गया। कितने का निकल के आ गया, 40 डिग्री का निकल के आ गया। 40 डिग्री चला गया B पार्ट के साथ में, B बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको यहाँ पर
यूपी टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, इसमें जो गणित पेपर 1 है, गणित पेपर 1 है, जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, ऐसे ही जो गणित पेपर 2 है, ठीक है, उसके भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, ठीक है, उन सभी को आपको हम सॉल्व कराएंगे। क्लियर हुआ? हाँ, इस क्लास में आपको गणित पेपर 1, इस चैनल पर आपको हम गणित पेपर 1, गणित पेपर 2 जो यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले सालों में, उन सभी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि OA, OB और OC एक घन है, क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है कि एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरें जो है, ठीक है, यदि प्रत्येक की लंबाई A सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये ऐसे मिल रही है इस प्रकार से। क्लियर? देखो, अगर हम यहाँ पर देखें भाई, प्रत्येक कोर की ये हम मान लेते हैं AA हो जाती है। अगर ये प्रत्येक भुजा जो है वो AA की हो, क्योंकि ये एक घन है, क्यूब है, तो ये क्या बनेगा, ये एक डायगोनल बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, A√2 निकल के आ जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से। तो ये भी A√2 होगा, ये भी A√2 बन जाएगा। ये भुजा कितनी बन जाएगी, A√2, सभी की सभी A√2 बन जाएंगे। ठीक है, देखो OA आपका, OC, ठीक है, हाँ, OA, OB, OC ये सभी क्या है भाई, ये भुजा, ठीक है, ये भुजा सब बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से ये भुजा, ये सभी बाहर की जो भुजा है, ये सभी क्या है, ये आपस में ये सब AA है। ठीक है, हाँ, OAGC जो हमारे पास में है, OAGC ये क्या है, OAGC ये क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो यहाँ से AC का जो वैल्यू है वो √A√2 निकल के आ जाएगा। क्लियर? इतने सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या है, ये एक विकर्ण है। ये क्या है, AC क्या है, AC इस वर्ग का विकर्ण है। तो ट्राइंगल ABC क्या कहता है, ट्राइंगल जो ABC है ये क्या कहता है, ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ट्राइंगल ABC एक क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज बन जाता है, या त्रिभुज है। इस समय ये एक त्रिभुज बन गया। और ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला अगर देखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु यानी ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कहता है √3/4 गुना भुजा की घात 2, भुजा की घात क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा कितनी आई है हमारे पास में, A√2 है। ठीक है, हाँ, A√2 है, तो A√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो 2 बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन के आ जाता है, तो क्षेत्रफल क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया कि √3/4 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 2A² बन गया। तो 2 से इसको काट, 2 दूना 4 बन गया। तो क्षेत्रफल आ गया √3/2A²। ये क्या बन गया, ये आपका आंसर बन गया। √3/2 √3/2A², √3/2A² कहाँ पर है, ये रहा √3/2A²। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 का है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना। 2 बेलन यानी कि आपको सिलेंडर दिखा रखा है। इस किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, उनकी त्रिज्याएं पूछ रहे हैं भाई। एक सिलेंडर ये हो गया, ठीक है, अच्छा, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक R1, हाइट H। दूसरा सिलेंडर ये हो गया, ठीक है,
इसका हमारे पास में जो रेडियस है उसे R2 मान लिया हमने, R2 मान लिया। हाइट 1:3 का, तो ये 3h बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 3h। ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2। ठीक है, पहला सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उनके वॉल्यूम बराबर है, तो पाई R1 स्क्वायर स्मॉल h इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू कितना 3h बन जाएगा। h से h काटो, पाई से पाई काटो, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3R2 स्क्वायर। हाँ, R1/R2 के जो स्क्वायर है वो 3/1 आ गए। अगर हमें R1/R2 चाहिए तो √3/1 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं भाई, हमें मिल गया कि R1/R2 √3/1 हो गया और नीचे 1 होना नहीं चाहिए, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी हमने, तो ये कितना बन गया? वो बन गया 3/√3, क्योंकि √3:1 इसमें कहीं आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो √3:1 कहीं आंसर नहीं है, तो हमने √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। 3√3 3:√3, तो R1:R2 बन गया 3:√3। ठीक है, ये आपका बन गया राइट आंसर। 3:√3 डी पार्ट में आ गया। समझ गए होंगे, 3:√3 आपका राइट आंसर बन जाता है। 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। अगर आपको थ्योरम पता है तो बिल्कुल सही कर देंगे। हैं, त्रिभुज की जो परमेय पता है, यानी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ठीक है, तो अभिष्ट अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा? इसी थ्योरम का यूज कर देंगे हम, तो अभिष्ट अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा? अनुपात मिल जाएगा √4 रेशो √9, मतलब 2:3 का अनुपात आ गया। खत्म हुई बात। ठीक है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये अनुपात 2:3 निकल के आ गया। इट मीन्स डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, 20वां प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास में यदि ए, बी और सी कोई 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a/2 b/3 आपस में बराबर है, बराबर c/4 बराबर है 2a - 3b + 5c अपॉन कैपिटल A, ऐसा है तो कैपिटल A का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखो, अगर हमारे पास में इन दोनों को लें हम, भाई a/2 जो है वो b/3 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप b का वैल्यू निकालें तो कितना बन गया? 3a/2 बन गया। इसे इक्वेशन 1 कह दिया हमने। इसी प्रकार से अगर हम किसको लें? इन दोनों को लें, देन क्या कहें कि b/3 बराबर c/4 है। तो यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 4/3 या 4b/3। इसे आप दूसरा वैल्यू कह सकते हैं, 4b/3। इसे आप इसका वैल्यू कह सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कहें, b का वैल्यू रख दें अगर इसमें, तो c = 4/3 तो है। b की वैल्यू कितनी है? 3a/2 है। इससे ये कट गया, ये काट देगा 2 बार, तो c का आंसर 2a निकल के आ गया। c का आंसर 2a निकल के आ गया। क्लियर? इसे हमने मान लिया 3 नंबर दे दिया। अब c का आंसर क्योंकि 2a निकल के आ गया है हमारे पास में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये भी कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी कहेंगे कि भाई a/2 जो है स्मॉल a/2 इज इक्वल टू 2a - 3b
प्लस 5c अपॉन कैपिटल ए है। हाँ देखो यहाँ पर सबको ए में कन्वर्ट कर दिया गया, तो स्मॉल a बाई 2 इज इक्वल टू 2a स्मॉल तो है ही माइनस 3b, 3b, b से मतलब कितना है 3 इंटू b का मतलब है 3a अपॉन 2 है, प्लस c 5c है, 5c, c का मतलब कितना है 2a के बराबर है, और होल अपॉन क्या चल रहा है कैपिटल A। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिएगा, यानी a स्मॉल a बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया भाई 2a हो गया, माइनस ये कितना होगा 9a अपॉन 2 आ गया, और प्लस का 10a बन गया स्मॉल में, और का अपॉन कैपिटल A बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इन सब का हम एलसीएम ले लें ऊपर ऊपर से, भाई ये 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 4a बन जाएगा, माइनस का स्मॉल 9a बन गया, प्लस का कितना हो जाएगा 20a बन जाएगा, ठीक है, ये ऊपर न्यूमरेटर का पार्ट है, और अपॉन कैपिटल A चल रहा है, ठीक है भाई। 20 और 4 24 हो गया, 24 में से 9 गए, 15 बन गया हमारा, कितना बन गया 15/2 बन गया। इसका मतलब ये स्मॉल a बाई 2 इजकल टू, ऊपर से बन गया 15/2, 2 मतलब a के पास पहुंच गया 2, तो ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15a है ना, 15a बाई 2 कैपिटल A, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, दुगुना ऑफ a इस कैपिटल A जो है स्मॉल a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इजकल टू दुगुना इंटू 15 स्मॉल a से स्मॉल a काट दो, 2 से 2 काट दो, एक आंसर कितना बन गया 15 निकल के आ गया। क्या आ गया 15 आंसर निकल के आ गया, और ये डी पार्ट में आंसर चला गया। क्लियर हो गया? ठीक है, बस ये था क्वेश्चन नंबर 20। 21 में आते हैं, यदि व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका मूल्य 210 रुपये है और उनका अनुपात 5:6:8 है, तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ क्या होगी। सिक्कों की संख्या बताओ। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व करते हैं कि मान लिया 1 रुपये के सिक्के तो x है, 50 पैसे वाले कितने हो जाएंगे x/2 हो जाएंगे, 25 वाले कितने हो जाएंगे x/4 हो जाएंगे, ये बन गया ना। अनुपात कितना है 5, 6 और 8 का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया कि 5x प्लस कितना है 6x/2 यानी x/2 है, प्लस कितना बन गया भाई 8x/4 हो गया, और ये किसके इक्वल चल रहा है 210 के बराबर चल रहा है। 2 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, कितना बन गया 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 210 रुपये। 5, 3, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10x बराबर 210, 0 से 0 गया, x बराबर 21, 21x का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के की अगर बात करते हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की अगर बात करते हैं, हाँ, तो 1 रुपये के अगर हम सिक्कों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी है 5 × x है। 5 × 21 कर देंगे तो 21 पंजे 105 होता है। क्या हो गया आंसर 105, कितना चला गया 105। सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि अनुपात 5:6:8 का था, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 5x होगी। आंसर जो है वो 105 हो जाएगा। क्लियर हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 और 5 लेस देन इक्वल टू y इक्वल टू 15, तब x/y का मान क्या होगा। भाई देखो, हमें जो क्वेश्चन लिख के दिया गया है, कहता है कि 3 लेस देन और इक्वल टू x है, यानी 3x के बराबर भी है, और लेस देन इक्वल टू 10 भी है, इन 3 से शुरू होकर 10 तक है x की वैल्यू। ऐसे ही 5 लेस देन इक्वल टू y, यानी 5 की वैल्यू 5 के बराबर भी है, और 15 से कम और 15 भी है।
तो सीधी सीधी सी बात आ रही है हमारे पास में कि भाई x बराबर तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या है y बराबर 5, स्टार्टिंग तो यही है। हमें क्या पूछा गया था, x बटे y पूछा गया था, x 3 हो गया y 5 हो गया, 3 बटे 5 आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन था ये, 3 बटे 5 नहीं 3 बटे 15, सॉरी x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 15 है हमारे पास में। भाई x स्टार्टिंग यहाँ से है, y न्यूनतम मान पूछ रहा है, x और y का न्यूनतम मान हमारे पास में। तो x 3 और y 15 लेने पर x और बटे y का मतलब 3 बटा 15, 3 पंजे 15, तो x बटा y इजकल टू 1 बटा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग, y की वैल्यू 5 से स्टार्टिंग 15 तक जा रही है, तो y की वैल्यू आप 15 लेंगे, x की वैल्यू आप 3 लेंगे, 3 बटे 15 करेंगे, 1 बटे 5 आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, तो x y z का शून्येतर मान क्या होगा। शून्येतर मान क्या होगा। देखो सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको एक बता दें कि अगर a की पावर n है और a की पावर m भी है तो n बराबर m होता है, ये हमारी रूल होता है। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे आगे चल के। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि a का पावर x बराबर b है, a का पावर x बराबर b है। अब हम क्या करते हैं, दोनों की पावर y कर देते हैं, a की पावर x की पावर भी y कर देते हैं, इधर b की पावर y कर हो गई इसे, तो क्या बन गया a की पावर xy बराबर b की पावर y बन गया। क्लियर हुआ, a की पावर xy बराबर b की पावर y बन गया। अब इससे लेते हैं, देन आगे क्या है कि b की पावर y बराबर c है, तो हम क्या करते हैं भाई, b का मतलब क्या है, b की पावर y तो क्या है, b की पावर y बराबर क्या कर दिया हमने, c है, तो हम क्या करते हैं दोनों ओर का b की पावर जो y है, b की पावर जो y है उसका हम पावर z कर देते हैं, c की पावर z हो गया। ये क्या है b की पावर y, ये a की पावर xy है और z बाहर से आ गया, तो a की पावर xyz बराबर c की पावर z हो गई, c की पावर z हो गई। ठीक है, और c की पावर z क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है c की पावर z क्या है, वो तो a है, इसकी जगह a की पावर xyz बराबर a रख देंगे। a का मतलब क्या है, a की पावर 1, a की पावर 1, इसका मतलब बेस सेम है तो पावर सेम हो गई, तो xyz बराबर क्या आ गया 1, आंसर बन गया xyz 1 होगा। शून्येतर मान क्या होगा, 1 होगा। आंसर पहला क्वेश्चन का जो यानी पहला जो आंसर है ए पार्ट जो है xyz इक्वल टू 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। हाँ देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में आए भी थे, और ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से पेपर बहुत अच्छा है। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू u है, xy की वैल्यू 1/v है, तो अब 1/x² प्लस 1/y² का मान बताइए क्या होगा। अब जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर है। किसके बराबर है, u के बराबर, u लिख लेते हैं इसको, u के बराबर है, स्मॉल u बना लेते हैं। ठीक है, u के बराबर है। अच्छा, दोनों क्या कर दीजिए, इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए, क्या बन गया, फॉर्मूला खुल गया कि 1/x², फॉर्मूला ये होता है ना भाई a² प्लस b² प्लस 2ab अगर हो तो किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको लगा देंगे, प्लस 1/y² प्लस दुगना ऑफ
1/x 1/y दुगना अपॉन XY बन जाएगा इज इक्वल टू u स्क्वायर आ जाएगा। जो XY है वो 1/v है, जो XY है वो 1/v है, यानी इसकी जगह 1/v आएगा। ठीक है, हाँ 1/v आएगा। तो 1/x² प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2/1/v, यानी इसका आंसर ऐसे बनेगा इज इक्वल टू u स्क्वायर। v जाएगा ऊपर, v जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 1/x² प्लस 1/y स्क्वायर प्लस ये 2v बन जाएगा इज इक्वल टू u स्क्वायर। हमें क्या चाहिए 1/x² प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो u स्क्वायर माइनस 2v बन जाएगी, u स्क्वायर माइनस 2v बन जाएगी। यही आंसर बन गया, आंसर चला गया सी पार्ट के साथ, u स्क्वायर माइनस 2v हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि 5 की पावर x, ठीक है, और पूछा था √32 की पावर x/x + 3 बराबर 50 है, तो x का आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअल में कि भाई अगर 5 की पावर x है, 5 की पावर x हो गया मल्टीप्लाई में, ये हमारा 32 की पावर रूट में है, मतलब √32 मतलब एक तरह से 32 की पावर 1/2 है, और ये क्या होता है 2 की पावर 5 को 32 कहते हैं, इसकी पावर भी 1/2 मतलब 5/2 है। ठीक है, 5/2 ही तो अंदर की पार्ट हो गई, और उसके बाहर पावर दिखा रखी है x/x + 3 इज इक्वल टू 50। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 2 की पावर की बात कर रहे हैं, हाँ 2 की पावर की बात कर रहे हैं। अब ये 50 जो है इसको आप 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है। ये 2 की पावर एक इधर आके -1 हो जाएगी, 5 की पावर उधर जाके ये क्या बन जाएगी आगे भाई 5 की पावर, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 5 की पावर x तो ये हो गई मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर पूरी लिख लो, 2 की पावर क्या 5x/2 ऑफ x + 3 लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये क्या हो गया 5 की पावर 2 हो गया इंटू 2 की पावर 1 तो बनी गया यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इधर आके क्या होगा कि जब 2 की पावर इधर आएगी तो -1 बनाएगी, ये इधर जाएगा तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x बनाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर जो 5x अपॉन क्या लिखा हुआ 2 ऑफ x + 3 लिखा हुआ है, इधर आके 2 की पावर ये -1 बनाएगी, इधर ये 5 की पावर 2 है, ये जाएगा तो 5 की पावर -x बनाएगा। ये तो बात समझ में आ गई। तो 2 की पावर क्या बन गई होल में भाई 5x अपॉन 2 ऑफ x + 3 जो है इसमें से एक माइनस हो गया ऊपर ऊपर, इधर क्या बन गया 5 की पावर 2 - x हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा क्योंकि a की पावर x जो होता है 1/a की पावर -x के बराबर होता है, इस चीज़ का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये 2 - x है, इसे अगर x - 2 बनाए तो ये इक्वल टू 1 रह जाएगा, वो इधर पहुँच जाएगी, इधर कैसे पहुँचेगी देखो, अगर इसको खोल दें तो ये 2 की पावर कितना बन गया भाई, ये तो 5x है माइनस ये उधर जाएगा 2 ऑफ x माइनस का 6 बना देगा, और बटे नीचे 2 ऑफ x + 6 या 2 ऑफ x + 6 लिख लीजिए, 2 ऑफ x + 3 ऐसे छोड़ दीजिए, ये तो सोल्व करना था बस। अच्छा इनटू में अगर हम यहाँ पे ये तो पावर में चला गया ऊपर, ठीक है, इसको इधर लाएँ 5 की पावर x ऐसे इसको लाएँ तो x - 2 करेंगे तो इधर 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस तरह के वैल्यू में क्यों ला रहे हैं इसको? इसलिए ला रहे हैं देखो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो कितना बना 2 की पावर 3x - 2 बचा, 3x - 6 बचा, सॉरी 2 नहीं 6 बचा, बटे 2 ऑफ x + 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर x - 2 है और बराबर 1 कर लिया हमने ऐसा। अगर ऊपर से भी हम इस पूरे में से
3 कॉमन ले लें तो 2 की पावर, इसमें से 3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x माइनस 2, ऊपर की बात कर रहे हैं, x माइनस 2, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया दुगुना ऑफ x प्लस 3 गुना 5 की पावर x माइनस 2 बराबर 1। यहाँ तक बात सुनिए। अब यहाँ x की पावर 2 यहाँ भी है, x की पावर 2 यहाँ भी है, दोनों में से अगर हम x की पावर 2 कॉमन ले लें तो दुगुना ऑफ 3 बटे क्या बनेगा, दुगुना ऑफ x प्लस 3 बचेगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 रह जाएगी, इस पूरे की पावर कितनी होगी x माइनस 2 हो गई और इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 का मतलब क्या है, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस 1 को ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 बटे दुगुना ऑफ x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0। एक ही होता है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 ही तो होता है। इसका मतलब क्या बन गया कि x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 2 आंसर आ गया। बस यही आंसर था, सी पार्ट में आंसर चला गया था। क्लियर प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों बहनों भाइयों को शेयर करें। अगर आप क्लास पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, बुध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें निश्चित संख्या में उत्तर है। दूसरा बी पार्ट पूछा गया था, बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वे सही उत्तर दे सकें। तीसरा पार्ट था कि अधिसंख्यात्मक रूप से चिंतन करने से में बच्चे की सहायता करता है। यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर हैं। बिल्कुल ठीक है, एक से अधिक उत्तर हैं। देखो, दो संख्याओं की गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त है, इस प्रकार के कई उत्तर हो सकते हैं, अतः ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला ये प्रश्न है हमारे पास में। भाई बहुत सारे आंसर निकलेंगे, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, 8 तियो भी 24 हो गया, ठीक है, हाँ, 1 गुना 24 करेंगे तो वो भी 24 ही होता है, ठीक है, 12 गुना 2 करेंगे तो भी 24 ही होता है। तो ऐसे हमारे पास में कई आंसर निकल गए, तो ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न हुआ, तो आंसर इसका डी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कक्षा इट मीन्स किस में 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करते हैं कि एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई है। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा। इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य जो गणितीय संकल्पना है वो क्या होनी चाहिए। पहला कहता है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्गो आयत का परिमाप और वर्गो आयत की परिभाषा। चलिए, वर्ग आयत सर्वांगसम परिभाषा आदि शब्दावली का अर्थ पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का विवेचन हो। देखो, अगर आपको प्रश्न में समस्या समाधान हेतु क्या होना चाहिए, आयत, वर्ग और परिमाप, इसका सर्वांगसम इत्यादि का ज्ञान होगा। किसका होगा, इसके सर्वांगसम इत्यादि का आपको ज्ञान होगा, तभी आप जो है इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई है। देखिए, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसके लिए आपको वर्ग, आयत और सर्वांगसम और परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ यानी कि ज्ञान होना चाहिए। क्लियर, तो बी पार्ट इसका सही आंसर था। 28वां प्रश्न कहता है, ये सलमान क्या कहता है, -3 - 4 = 7 लिखता है। ठीक है, -3 - 4 = 7 लिख देता है, जबकि आना क्या चाहिए, -3 - 4 मिलके -7 आना चाहिए। अब क्या करते हैं, तो इस त्रुटि का कारण क्या है, इस त्रुटि का नहीं कि एक्चुअल जो इसको सोल्व किया जाता है तो ये क्या होता है कि -3 - 4 बराबर कितना होता है, -7 होता है। और लिखना चाहिए था, ये लिख दिया उसने, ये मतलब
उसने प्लस का 7 लिख दिया, लिखना चाहिए था -7। इन सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है, या सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई, या सलमान लापरवाह है, या सलमान को पूर्णांकों की योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। गुणनफल की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं, गुणनफल का तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हाँ, योगफल की बात हो रही है, पूर्णांकों की यानी कि प्लस माइनस चिन्हों के बीजगणितीय योग का ज्ञान नहीं है, मतलब डी पार्ट आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि आंकड़ों की विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करना है, उसके लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या होगा भाई। भूमिका निर्वाह रोल प्ले होना चाहिए, वर्ग पहेली हो, सर्वेक्षण आधारित परियोजना हो, या प्रश्नोत्तरी करवाई जाए। देखो सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा मददगार होगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना जो है वो सबसे ज़्यादा मददगार होगी। इस प्रकार के आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी अगर विद्यार्थियों की समझ का आकलन करना है तो सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ये हमारा जो सी पार्ट है वो इसका आंसर सर्वेक्षण अधिक मददगार साबित होगा। तीसरा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 जो है वो क्या कहता है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान करवा रहा है। क्या कहता है, परीक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक घना बनाता है। एक घन को बनाने के लिए ऐसे कम से कम कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। या अगला प्रश्न था, मतलब अगला हमारे पास में जो बी पार्ट दिखा रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 512 का घन मूल ज्ञात कीजिए, या 10 के घन को ज्ञात कीजिए, या कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन जो है 64 से अधिक हो। देखो विकल्प के अनुसार ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका 64 घन जो है वो 64 से अधिक होगा। अतः यह एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसका अंत निश्चित नहीं है। दैट इज डी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। ये 30 प्रश्न जो हमने आपको फरवरी 2014 से लिए गए, 23 फरवरी 2014 से का पेपर के 30 प्रश्न थे जो आपको सोल्व हमने पूरे करा दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे प्रश्न पेपर के साथ में फिर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।